नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं वो सारी लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके अलावा जो स्टेट पीसीएस के आपके एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअसली, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। तो आइए आगे की ओर चलेंगे। और इसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूं आप लोगों को दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके लिए आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम का भी जो हमारा चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो आइए देखेंगे कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मॉब लिंचिंग का आपका यहाँ पर जो है टॉपिक है। अब देखिए, मॉब लिंचिंग जो है वो पहले से भी न्यूज में है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये आपका कंटिन्यूएशन है। मुद्दा हमारे लिए मॉब लिंचिंग है एट द गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना। और रिलीजियस जो भी आपके फैक्टर्स में डिस्प्यूट होता है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका भीड़ हिंसा से रिलेटेड है। पेपर 2, पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं आप इसको। दूसरा जो है कर्नाटक का कंटेंशियस जो आपका एंटी कन्वर्जन बिल है उसके संदर्भ में है, धर्मांतरण से रिलेटेड, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो दिया जाता है राज्यों को उसके संदर्भ में है। उसके बारे में हमको जानने की जरूरत यह है कि इसमें किस तरीके का जो सेंट्रल का असिस्टेंस होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को उनको दिया जाता है ना। गाडगिल जो है आपका फॉर्मूला के तहत दिया गया था, 5वां जो वित्त आयोग था उसके बाद जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। कुछ जो हिमालयन आपके स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट्स है उनको दिया गया है, तो वो जानने की जरूरत है। ये आपका रेपिटेशन है, ये हमेशा न्यूज में रहता है। उसके बाद यूएई के गोल्डन वीजा के बारे में जानकारी, कंटेक्चुअल पार्ट है, ये जीएस पेपर 2 है और ये भी आपका जीएस पेपर 2 है। यहां पर तुषार कपूर को मिला है अभी, तो वो देखना है हमको, बिल्कुल नॉर्मल सा कंटेक्स्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका जीएस पेपर 2 में है। उसके बाद वन धन क्रॉनिकल के बारे में है आपका, है ना। तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एससी एसटीज के वेलफेयर से रिलेटेड जीएस पेपर 2 है। उसके बाद टोकनाइजेशन की बात की जा रही है कि जो हमारे यहाँ जैसे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें वेबसाइट में कार्ड वगैरह सेव हो जाता था। तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में ये बोला जाता है कि आप कार्ड, बोला जा रहा है कि आप कार्ड जो है सेव मत करिए, उसके बदले आपको टोकन व्यवस्था चालू करनी पड़ेगी, चालू करनी चाहिए जिसके द्वारा क्या होगा कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कार्ड से रिलेटेड वो जो है उसके पास नहीं जाएगी, जो आपका ओनर होगा उस वेबसाइट का, है ना। तो उससे रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं इसको आप। इसके बाद फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स की बात है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, पेपर 3 में रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपका स्वच्छ ईंधन से संदर्भित है। इसके बाद एनआईए के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, जो जीएस पेपर 2 का पार्ट है आपका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 के जो हमले के बाद मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर, ये आतंकवाद से निपटने के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो स्टेट में भी जाके बिना स्टेट के परमिशन के पैन इंडिया काम कर सकती है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखेंगे अपना, और इसमें जो है स्वर्ण मंदिर में अभी मॉब लिंचिंग हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पर संदर्भ है। की पॉइंट्स ये है यहाँ पर कि जो अमृतसर है, एक तो ये गोल्डन टेम्पल के बारे में हमको जानना जरूरी है, उसका हिस्टोरिकल पार्ट है ना, कि किसने बनाया, कैसे कैसे वहां पर डेवलपमेंट हुआ, है ना। सिख जो है जो हमारा सिख फिलॉसफी उसको हमको पढ़ना ही है ना, प्रीलिम्स के हिसाब से भी। तो जो गोल्डन टेम्पल है विच इज सिचुएटेड एट, कहां पर है, अमृतसर में है। ये आपका एमिनेंट स्पिरिचुअल साइट है सिखिज्म का। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब का नाम से भी जाना जाता है और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है और अबोर्ड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, भगवान का निवास स्थल भी। इसके जो आपके गुरु अमरदास है वो आपके तीसरे नंबर के गुरु थे, जो आपके गुरु हुए हैं सिख धर्म के अंतर्गत, जिन्होंने चूज किया था अमृतसर को एक ऐसी नए साइट के रूप में जो आपका स्पेशल टेम्पल के लिए एलोकेट करवाना चाह रहे थे। वो ही आस्क्ड हिज डिसिपल, अपने शिष्य गुरु रामदास जी को उन्होंने बोला भी था
बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए एक नया शहर विच हैज अ मैन मेड पूल, जहां पर अमृत सरस कुंड हो, है ना, उसके सेंटर में ऐसे शहर के। व्हेन रामदास सक्सीडेड गुरु अमरदास इन 1574, अकबर जी का टाइम चल रहा है ये आपका, क्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका टेन्योर है ये आपका। एंड बिकेम द 4th गुरु ऑफ सिखिज्म, द न्यूली फाउंडेड टाउन वाज नोन एज रामदासपुर, तो उन्हीं के नाम पर फिर उसका नाम पड़ गया था। और इसको जो बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ बाबा बुद्धा, ये बुद्ध नहीं है ना, ये बुद्धिस्ट नहीं है, उनसे अलग बाबा बुद्धा है। और इन्होंने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन पूल का, गुरु रामदास जी ने ही बनवाया वहां पर रेसिडेंस नेक्स्ट टू इट, एंड इनवाइटेड आर्टिशियंस मर्चेंट्स अक्रॉस द कंट्री टू सेटल इन रामदासपुर। तो नॉर्मल सी हिस्ट्री इसको देख जाइए, गुरुओं का नाम याद रखने की आवश्यकता है हमको। इसके बाद जो इनके 5वें गुरु हुए जो आपके अर्जुन देव हैं, उनके दौरान जो रामदासपुर था उसका आधुनिक रूप से जो विस्तार हुआ उस दौरान हुआ, और अमृतसर ने आधुनिक शहर का जो है आकार उसी समय से लेना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद यहां पर बताया जाता है कि द महिमा प्रकाश वर्तक असेमी हिस्टोरिकल सिख जो आपका हेजियोग्राफी टेक्स्ट है, इसको कंपोज किया गया था लगभग 1741 में, रिकाउंट्स द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ड्यूरिंग 1574 टू 1604। तो गुरु अर्जुन देव ने यहां पर बनवाया गुरुद्वारा इसके सेंटर में, है ना, सेंटर ऑफ द पूल, एंड प्लेस्ड द आदि ग्रंथ को वहां पर स्थापित किया, और अब गुरु के रूप में उन्हीं को माना जाता है। द सैक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म इनसाइड द न्यू गुरुद्वारा इन 1604। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट बताया जा रहा है कि विद द कंटिन्यूअस एफर्ट जो थे आपके गुरु रामदास जी और गुरु अर्जुन जी के, अमृतसर को एस्टैब्लिश किया गया प्राइमरी सिख तीर्थस्थल पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन के रूप में। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पता होगा, सुकरचकिया मिश्र से संदर्भित थे, ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थे, ये आपके तख्ते ताउस को भी वापस लेके आते हैं जो नादिर शाह लेके गया था, है ना। तो हु फाउंडेड द सिख एम्पायर, रिनोवेटेड द टेंपल इन मार्बल एंड कॉपर इन 1809, एंड ही ऑल्सो डोनेटेड गोल्ड, इन्होंने ही गोल्ड जो है दान में दिया, है ना, ओवरलेता सैंक्टम गर्भगृह के संदर्भ में वहां पर उसको जो है सजाने के लिए विद गोल्ड फॉइल इन 1830। बिकॉज ऑफ दिस गोल्ड अपीयरेंस, इसी गोल्ड की अपीयरेंस के कारण इस टेंपल को कहा जाने लगा गोल्डन टेंपल। अब यहां पर बेअदबी या जो सैक्रिलेज बोला जा रहा है, इसके संदर्भ में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो उसको यहां पर डिफाइन किया जा रहा है कि ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो फिजिकल वायलेशन है और डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट किसके साथ, जो आपके सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं, साइट है और पर्सन है। वाइल जो आपका सैक्रिलेज है ना, एंड ब्लास्फेमी, ये दो चीजें आर बोथ कंसीडर्ड एज एन reverence of a holy object or belief, but sacrilege is physical and blasphemy is an oral form of irreverence। तो मतलब ये समझिएगा कि ये जो sacrilege है वो फिजिकल, और जो ब्लास्फेमी है ओरल फॉर्म है इसका, है ना, जो किसी चीज की अवहेलना करता है, किसी की बेइज्जती करता है या अपवित्रीकरण से संदर्भित है। इन एब्स्ट्रैक्ट एनी ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट व्हाट इज सीन एज द वर्च्यू ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज सैक्रिलेज। मतलब अमूर्त रूप से देखें अगर तो धार्मिक विश्वास को फॉलो करने वाले किसी भी सेक्ट के लोग, उसके गुण के रूप में देखे जाने वाले किसी भी धार्मिक भावना के विरुद्ध कार्य जो है वो कहलाती है कि भैया ये अपवित्रता है ना। और इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि सिखिज्म के संदर्भ में जो ये सैक्रिलेज है वो क्या है, तो ये हमेशा डिबेटेबल रहा है सिखिज्म में। एंड द रीसेंट इंसिडेंट, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं अभी, हैज फ्लैड अप द डिबेट अबाउट द एप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर सच कंडक्ट। तो अभी जो है कई सारी घटनाएं हुई, उसके कारण ऐसे आचरण के लिए उचित सजा के बारे में समाज में, एक सभ्य समाज में, सिविल सोसाइटी में एक डिबेट छिड़ गई है। तो हाल के दिनों में इसके कारण बहुत सारी मॉब लिंचिंग भी देखी गई, है ना। और अभी एक व्यक्ति जो है लखवीर सिंह जी, उनको भी जो है इसका शिकार होना पड़ा, और उनको जो है सिख समूहों के द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया, और उनको बोला गया कि भैया ये जो हमारा ग्रंथ है सर्वलोक ग्रंथ, उसका अनादर करने की हमने सजा दिया है, और उसको उन्होंने उचित ठहराया था, ठीक है ना। और उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्हें इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि सरकार जो है अभी उचित जो है यहाँ पर क्या न्याय नहीं दे रही इन संदर्भों में, तो हमने न्याय जो है खुद ही जो है वो यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल लिखा, मतलब जो पॉइंट लिखा गया है कि जो डेटा है एनसीआरबी का, है ना, जो अपराध के संदर्भ में डेटा यही देती है, इन्हीं के डेटा को हम यूज करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। तो पंजाब हैज सीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन क्राइम्स रिलेटेड टू सैक्रिलेज। तो इस तरीके के जो क्राइम है वो पंजाब में लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस, यहाँ पर क्लियर कट डिफरेंस है बिटवीन पंजाब एंड अदर स्टेट अक्रॉस द कंट्री ओवर सैक्रिलेज क्राइम रेट। 2018 से 20 के बीच में जो यह बताया जा रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत ज्यादा हायर रहा है परसेंटेज पंजाब में, जहां पर 0.7% जो है 2018 में था, 0.5% 2020 में था, जबकि अदर स्टेट्स में देखें तो 0.1 से 0.4% के बीच में है। तो मतलब यहां पर हायर है इसका रेट इस तरीके के क्राइम्स का। अब जो इससे रिलेटेड क्राइम है उसके लिए जो आपका
प्रावधान हमारे यहाँ तो आईपीसी में है, सेक्शन 295 से 297 के बीच में। एंड बिटवीन 2018 टू 2020 केसेस रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन वर हाईएस्ट इन पंजाब। तो इस संदर्भ में सबसे ज्यादा केसेस जो फाइल किए गए हैं वो पंजाब में किए गए हैं, है ना। तो ये आपका स्टेट पीसेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हम केस स्टडी के रूप में इसको यूज कर सकते हैं मॉब लिंचिंग में। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है, तो भैया पंजाब लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसने पास किया है आईपीसी, जो पंजाब अमेंडमेंट बिल लाया उन्होंने 2018 का, जिसके अंतर्गत इसमें सजा वजह देने का प्रावधान किया गया है। जो डैमेज करेंगे या अपवित्रता करेंगे या सैक्रिलेज करेंगे टू श्री गुरु ग्रंथ साहिब, भागवत गीता, होली बाइबल और होली कुरान के संदर्भ में, ये बिल जो है इमीडिएटली जो है इसमें असेंट दी गई गवर्नर की, बट दे आर पेंडिंग फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जो आपकी असेंट है उसके अंतर्गत ये आपका लंबित है। आर्टिकल 200 जो है आपका 200 उसके अंतर्गत जो है राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति के विचार के संदर्भ में किसी बिल को वहां पर संरक्षित रख सकते हैं। बताइएगा क्या ये आर्टिकल बिल्कुल सही बोला मैंने, है ना। और सिंस अक्टूबर 2018 दीज इंसिडेंट्स कॉम्प्रोमाइज कम्युनल हार्मनी, तो ये कम्युनल हार्मनी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो क्या यहां पर कहीं ना कहीं जो है हमारे यहां टॉलरेंस की या जो आपकी धार्मिक सहिष्णुता है या आपका कॉमन सिविल कोड है, इन सबसे संदर्भित नहीं हो जाएगा, सेक्युलर स्टेट से रिलेटेड नहीं हो जाएगा। बताइएगा ये मुद्दा वहीं से जाके हो रहा है कनेक्ट हमारे सिलेबस में। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया सो गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियस नोट ऑफ द इशू। तो गवर्नमेंट को कुछ जो है इसका रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इसमें बताया जा रहा है कर्नाटक में जो आपका एक बिल लाया गया है धर्मांतरण से रिलेटेड, है ना, तो उसे जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी कहा जा रहा है। इसको 2021 में जो है जो कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक के रूप में पारित किया गया। अब इस बिल के बारे में हम देखते हैं कि क्या है। तो इस बिल में ये बोला जा रहा है, पहले भी काफी न्यूज में रहा है ये, है ना, तो उसी से संदर्भित है लगभग, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस बिल में भी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर रोक लगाई गई है ऐसे धर्मांतरण में एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें धोखाधड़ी के द्वारा, फोर्स के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, या जो आपका एल्योरमेंट है या मैरिज के द्वारा या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वहां पर किसी को लोभ लालच देके उसका धर्म जो है जबरन तरीके से परिवर्तित किया जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो है ये जो है विधेयक जो है अब कर्नाटक विधान परिषद के पास जाएगा, वहां से सभा से पास हो गया है। ठीक है, अब इस बिल में क्या बोला गया है कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट to convert either directly or otherwise any other person from one religion to another by use of वही आयाम बताएंगे, misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage, nor shall any person abet or conspire for conversion। तो ये सीधी बात है कि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जाएगा, उसी से संदर्भित इसमें आयाम जो है वो संप्रयुक्त किए गए हैं। इट हाउएवर प्रोवाइड्स एन एग्जेम्पशन इन द केस, तो इसमें एग्जेम्पशन की भी बात की गई है जैसे अपवादों की। तो कोई भी व्यक्ति जो आपका रिकन्वर्ट हो रहा है टू हिज इमीडिएट प्रीवियस रिलीजन एट द सेम शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ कन्वर्जन अंडर दिस एक्ट। तो ये अपवाद है, ये आप देख सकते हैं स्टेट पीसीएस अगर आपका स्टेट हो, होम स्टेट हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, जो प्रस्तावित आपका विधेयक है, विधायी जो आपका संदर्भ है, उसमें कंप्लेंट्स जो है रिगार्डिंग कन्वर्जन कैन बी फाइल्ड बाय फैमिली मेंबर्स। तो इसमें कंप्लेंट जो है उसके पारिवारिक सदस्य कर सकते हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है जो इंडिविजुअल लेवल पे, है ना, जो आपका जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो उस व्यक्ति से संबंधित है अगर, तो वो भी करा सकता है, और कोई अन्य व्यक्ति भी करा सकता है, और उसकी फैमिली वगैरह भी करा सकती है। इसमें जेल की जो कारावास की जो अवधि रखी गई है ना, सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा अगर कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें 3 से 5 साल तक का कारावास है, और 2500 रुपए का इसमें अर्थदंड है, 25,000 का, सॉरी 25,000 का है। ठीक है, प्रस्ताव किया गया है इसमें। और इसमें यह भी बोला गया है कि जेल की टर्म है ऑफ 3 to 10 ईयर्स है, और फाइन लगभग 50,000 है जब किसी ऐसे जो आपके माइनर्स को अगर कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाए, वुमेन या फिर SC/ST कम्युनिटीज को, है ना, तो उनके लिए जो है स्पेशल प्रावधान है। ये देख जाइएगा आप लोग, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बिल में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो है आपका जो भी धर्मांतरण का प्रयास करने वाले लोग हैं या समूह हैं, तो उनके पीड़ितों को 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में भुगतान करना पड़ेगा, और इसमें दोहरे दंड की भी परिकल्पना की गई है। बार बार अपराध किया जाएगा तो फिर उसको रिपीटेड जो ऑफेंस है उसके लिए और भी ज्यादा डबल पनिशमेंट की बात की गई है इसमें,
है ना। अब बताइए, ये तो हमारे यहाँ बैन है ना, डबल जीओपार्डी की बात करते हैं जो हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि मैरिज जो है कंडक्टेड विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन, अगर ऐसी कोई शादी की जाती है जो धर्मांतरण के उद्देश्य से किया जाएगा तो उसको नल एंड वॉइड जो है फैमिली कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, घोषित किया जा सकता है। इसके बाद जो ये अपराध है कन्वर्जन का, हैज बीन डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल बनाया गया, इसको संज्ञेय और नॉन बेलेबल भी बनाया गया है, ठीक है ना। दैट कैन बी ट्राइड इन अ मजिस्ट्रेट कोर्ट अंडर द प्रपोज्ड लॉ। कोई भी व्यक्ति अगर कन्वर्ट होना चाहता है किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में, तो ये जो है आपका इरादा रखता है अगर, तो उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा, जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचित करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है उसको 1 महीने पहले फिर नोटिस देना होगा, जो और फिर उसके उस दौरान जो है जिला मजिस्ट्रेट जो है वो उसके वास्तविक उद्देश्य को रिव्यू करेगी, किसके द्वारा, तो पुलिस के द्वारा जो है वो जांच की जाएगी, ऐसा यहां पर कहा गया है इस बिल में, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यहां पर आर्टिकल है, रेपिटेशन है। अभी पिछले 10 से 12 दिनों के बीच में हमने इसको डिस्कस भी किया था। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस आधार पर दिया जाता है ये जानने की जरूरत है, कब से इसको फॉलो कर रहे हैं हम, क्या इसमें फंडिंग का पैटर्न होता है, जैसे 90:10 होता है ना, 80:20 होता है ना, स्पेशल जो होता है। तो उसमें 2 तरीके की होती है आपको, है ना, सेंट्रल सेक्टर होता है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो कंटेक्स्ट क्या है, तो अभी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है पंकज चौधरी जी, उन्होंने यहां पर बोला हैज असर्टेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड अ स्पेशल पैकेज इन ल्यू ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू आंध्र प्रदेश। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि ये जो 2014 का आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसके अंतर्गत जो है राशि परिकल्पित जो की गई थी आंध्र प्रदेश के लिए, वो 19846.199 करोड़ थी, ठीक है ना। अब इस रिकमेंडेशन के आधार पे ये जो बोला जा रहा है, मतलब जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके द्वारा बोला गया था कि जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है ना, उसके अंतर्गत जो ग्रांट है वो 22,112 करोड़ है। कब से कब तक के लिए, 5 साल के लिए, 2015 से 20 के लिए, और 20 से 21 के लिए जो है 5897 करोड़ है जो रिलीज किए गए थे, है ना। ये बोला जा रहा है राजस्व घाटे के अनुसार, ये याद नहीं करना। अब यहां पर जो स्पेशल असिस्टेंस मेजर है वो क्यों लिया गया था 2015-16 से 19-20 के लिए, कि राज्यों को जो अतिरिक्त केंद्रीय हिस्से के लिए जो आपका नुकसान हुआ होगा उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे, और यहां पर जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं आपकी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत जो फंडिंग की जाएगी उसमें 90:10 मतलब 90 सेंटर देगी और 10 आपका स्टेट देगा, है ना। जो फंडिंग का आपका एलोकेशन का यहां पर स्ट्रक्चर बताया गया। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में जानने के कि किसको दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत फायदा ये होता है कि जो स्कीम होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें 90:10 के रेशो में इनको फंडिंग प्राप्त होती है। 90% सहायता कौन करेगा, केंद्र करेगा, ठीक है। तो जो आपके जो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनको 60-40 मिलता है, ये 80-20, तो उनके कंपैरिजन में इनको ज्यादा फायदा मिलता है। अब संविधान में तो इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। लेकिन जब देखा गया कि कुछ अपवादिक जो परिस्थितियां, उसके अनुसार कुछ राज्यों को मतलब यथोचित रूप से विकास उनको प्रदान करने के लिए, वहां पर विकास करने के लिए, सारे डायमेंशन में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, है ना, सारे डायमेंशन में, तो उसके लिए जो है कुछ स्पेशल जो है वो किसका काम है, उनको असिस्टेंस देना, सेंटर का। तो उसके लिए कुछ आयाम बना गए। तो बोले गए कि मान लीजिए कि वहां पर कुछ हिस्टोरिकल लॉस हुआ हो, किसी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज रहा हो किसी स्टेट को, डिफिकल्ट या हिली टेरेन है, जैसे का आपका हिमालयन स्टेट हो गए या नॉर्थ ईस्ट आपके स्टेट्स हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा नेचर ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा लो डेंसिटी हो वहां पर, ठीक है ना, और लार्ज शेयर ऑफ ट्राइबल्स हो, स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो अलोंग द बॉर्डर, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस हो, तो इन आधारों पर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब स्टेटस जो है दिया जा सकता है किसी भी स्टेट को, इसमें सेंटर जो है वो दे सकती है, ठीक है ना। तो केंद्र ने जो है कई दशकों से कुछ राज्यों को विशेष सहायता भी प्रदान की है, ठीक है। अब ये किसके आधार पर किया गया था, तो 5वां जो आपका वित्त आयोग था 1969 में, उसकी सिफारिशों पर किया गया। ये जो आपका बेस्ड है क्लासिफिकेशन गाडगिल फार्मूले पे बेस्ड है। गाडगिल जो है आपका, और जो आपकी गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी है वो एक और चीज से रिलेटेड है, बताइए जरा किससे रिलेटेड है कमेंट बॉक्स में, है ना। उसके बाद 1969 के बाद एक जो बॉडी थी आपकी एनडीसी, जो आपकी प्लानिंग कमीशन के बाद वो भी अस्तित्वहीन हो गई है, विच यूज टू बी अ पार्ट ऑफ नाउ डिफंक्शन, जो आपका डिफंक्शन लिखा गया है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड एससीएस स्टेटस फॉर 11 स्टेटस, 11 जो आपके स्टेट से 11 जो राज्य थे, उसमें 8 तो आपके नॉर्थ ईस्ट के हो गए, एक जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया और उत्तराखंड हो गया, ठीक है ना। तो 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस वहां पर दिया गया था। अब यूएई का जो गोल्डन वीजा है, तो अभी तुषार कपूर को ये अवार्ड किया गया है गोल्डन वीजा, ठीक है ना। तो
तो ये जो है मोहनलाल और शाहरुख खान के बाद ऐसे सितारों की सूची में शामिल हो गए जिन्होंने 10 साल का प्रतिष्ठित निवास वहां पर प्राप्त किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये गोल्डन वीजा के बारे में ये है कि भैया जिसको गोल्डन वीजा मिल जाएगा तो 10 सालों के लिए वो वहां पर बिजनेस भी कर सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं, मतलब नॉर्मल जो है वहां के जो रेसिडेंट है उनके हिसाब से वो रह सकते हैं, वो सब फैसिलिटीज उनको मिलेंगी। बस यही क्रक्स है इस आर्टिकल का, ठीक है। तो 2019 में जो है ये नया सिस्टम लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वीजा जो यूएई ने लागू किया, देयर बाय इनेबलिंग फॉरेनर्स टू लिव, वर्क एंड स्टडी, ठीक है ना, इन यूएई विदाउट द नीड ऑफ अ नेशनल स्पॉन्सर और एंड विद 100% ओनरशिप ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। अब ये क्या है ऑफर, तो भैया इसमें बताया जा रहा है कि इसेंशियली जो है यहां पर जो ऑफर दिया जाता है लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी का 5 से 10 साल की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, इन्वेस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, आउटस्टैंडिंग टैलेंट के लिए, है ना, जिसमें रिसर्चर्स आ जाएंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, साइंटिफिक और जो नॉलेज फील्ड्स के जो लोग है ना, और जो आपके रिमार्केबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब वीजा का मुख्य लाभ क्या होगा, तो इसके द्वारा जो गोल्डन वीजा अगर किसी को मिलेगा तो इसमें यूएई गवर्नमेंट ने वहां पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो प्रवासी होंगे, निवेशक होंगे, है ना, तो वो अगर वहां पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, और उसको लेके वो सिक्योरिटी भी देंगे कि आप लोगों को यहां पर जो है आपकी कंट्री जैसे जो है सिक्योरिटी दी जाएगी, है ना, तो स्पेशल जो है वहां पर जो है उनको सिक्योरिटी वगैरह भी दी जाएगी। इसके बाद इंटरेस्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, है ना, तो उसके लिए कुछ जो है यहां पर वो बनाई गई है, क्या कुछ जो है यहां पर उन्होंने कंडीशंस लगाई है, क्या कि इसमें बोला गया है कि जो अप्लाई करेंगे मे डू सो थ्रू द वेबसाइट ऑफ द फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप जो है वहां पर, और द जनरल डायरेक्टरेट जो है ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स विच वर्क अंडर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उसके अलावा जो यहां पर अप्लाई कौन कर सकता है, तो 10 ईयर के लिए जिसको करना है तो वो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं जिनके पास कोई भी जो यहां पर उनकी संपत्ति की बात करें, हैविंग नो लेस देन AED 10 मिलियन वर्थ ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड और अ कंपनी, है ना, कैन अप्लाई। हाउएवर जो उसमें से 60% होगी ना वो अचल संपत्ति के रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब चल संपत्ति होनी चाहिए उनकी, ऐसा बोला जा रहा है इसमें, है ना, और जो निवेशकों को पूर्ण स्वामित्व भी वहां पर ग्रहण किया जाना चाहिए, और वो ऐसा इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए कि भैया इन्वेस्ट किया बोला हम उधार में दिए, है ना। तो देखिए इस तरीके की गारंटी भी वो ले रहे हैं कि पैसे वाले लोगों को ही तो बुलाएंगे ना, या फिर जो स्किल वाले जो उनके राष्ट्र को भी अंततः किसी न किसी रूप में फायदा दे। इसके बाद जो इन्वेस्टर है मस्ट बी एबल टू रिटेन द इन्वेस्टमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years एज वेल। दिस 10-year long visa may be extended to include business partners providing that each partner contributes AED 10 million की बात की गई है। नॉर्मल सी चीज है, इसको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो 5 ईयर का वीजा है उसमें नॉर्म्स की जो बात की गई है वो लार्जली सिमिलर है इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें केवल एक डिफरेंस है, बिंग द अमाउंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वहां पर 5 मिलियन कर देंगे आपका। जो एक्सेप्शनल जो मतलब बहुत ज्यादा मेरिटोरियस छात्र हैं आपके हाई स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, उनको भी यहां पर एलिजिबल किया गया है 5 ईयर के रेसिडेंस वीजा के लिए यूएई में, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला गया है कि जो आपके विदेशी नागरिक हैं जो संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में अपना व्यवसाय वगैरह स्थापित करना चाहते हैं वो गोल्डन बिजनेस वीजा योजना के माध्यम से भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट की बात की गई है। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं आपके कॉमर्स और इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग यहां पर आयोजन किया और उसमें जो उनके ऑस्ट्रेलियन जो आपके समकक्ष थे, आपके काउंटर पार्ट थे डैन टेहान, तो उनसे उन्होंने बातचीत के दौरान फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन की बात की है रिगार्डिंग सीए, जो आपका CECA है, बायलैटरल संदर्भ है, 2 देशों के बीच में है, जो ये आपका क्या है, समग्र जो है आपका आर्थिक सहकारिता समझौता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है। अब की पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है 2+2 मीटिंग थी आपकी, इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई कि अर्ली हार्वेस्ट अनाउंसमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग द इंटरिम ट्रेड डील वुड बी मेड बाय दिसंबर। It is understood that the talks are underway for a balanced trade agreement that will make it easy for trade and investment between two sides। तो सीधी बात है, व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए जो है ये संदर्भ अपनाया गया है ना, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, देख जाइएगा आप लोग। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शुरुआती जो ये आपका दिसंबर 2022 है, दोनों देशों ने यहां पर FTA हासिल करने का लक्ष्य रखा था। इस साल की शुरुआत में जो बात हुई थी कि भैया दिसंबर 2022 तक में हम FTA हासिल कर लेंगे। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है आपका, ट्रेड है आपका, है ना, तो वो जो है आसानी से दोनों देशों के बीच में हो सके। तो फॉर्मली जो है इसी को बोला गया था आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन जो आपका एग्रीमेंट है बाय दिसंबर 2020, इसी को बोला जाता है, ठीक। अब यहां पर जो है वर्ल्ड मैप दिया गया है, आप देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो FTA है वो कवर करेगा किसको, तो गुड्स को भी करेगा, सर्विसेज को भी करेगा, इन्वेस्टमेंट को भी करेगा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को भी करेगा, लॉजिस्टिक्स की भी बात है, स्टैंडर्ड्स की और रूल्स ऑफ ओरिजिन अमंग अदर्स,
रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब किस, जो कोई भी वस्तु है या सेवा है तो उसका जो है वो कहां से उद्भव हो रही है उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। इसके बाद वाइल बायलैटरल गुड्स ट्रेड स्टूड एट $12.3 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21। इसमें इंडिया को ही डेफिसिट था, जो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं ना अकाउंट, तो इसमें इंडिया का डेफिसिट था यहाँ पर 4.2 बिलियन का ऑस्ट्रेलिया के साथ। और एज इट शिप्ड आउट मर्चेंडाइज वर्थ जस्ट ओवर $4 बिलियन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्विसेज में अगर देखें तो जो भारत के यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें मेनली ट्रैवल है, टेलीकॉम है, कंप्यूटर है, गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। जबकि ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज जो एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया हमको वर प्रिंसिपली एजुकेशन एंड पर्सनल ट्रैवल, ठीक है। इसके बाद 2020 में यह भी बताया जा रहा है कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया वाज ऑस्ट्रेलिया 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और 6वां है किस आयाम पर, जो एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन में, ड्रिवन बाय कोल एंड इंटरनेशनल जो आपका एजुकेशन है ना। ये डेटा अपने पास रख सकते हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यहाँ पर बंधन क्रॉनिकल से रिलेटेड है। तो अभी जो है आपका जो इनिशिएटिव लिया गया है जनजातीय कार्य मंत्री जो है हमारे हैं श्री अर्जुन मुंडा जी ने, उन्होंने 23 दिसंबर 2021 को ट्राइफेड की जो आपके कई सारी इनिशिएटिव्स हैं तो उनका शुभारंभ किया है, जिसमें से जो एक इंपॉर्टेंट वहां पर लैंडमार्क जो है वहां पर ट्राइफेड बंधन क्रॉनिकल था। इसके अंतर्गत जो है जो बंधन योजना है और जो ट्राइफेड की एक्टिविटीज है उसको लेकर जो है वहां पर चर्चा की गई है। उससे संदर्भ में ये आपकी क्या है इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना। तो इसके बारे में देखा जा रहा है यहाँ पर और इसके बारे में बताया जा रहा है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो आपका वन है और जनजाति संग्रह करता है उनकी भूमिका को स्वीकारा गया है वहां पर, ठीक है ना। मतलब वहां पर एक्नॉलेजमेंट दिया गया टू द रोल दैट द फॉरेस्ट एंड द ट्राइबल गैदर्स प्ले इन द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। ट्राइफेड ने यहां पर एक जो ट्राइफेड हैज डॉक्यूमेंटेड द वर्क डन फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्राइजेस इन द कंट्री एज वेल एज द अचीवमेंट्स ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स अंडर द वनधन विकास योजना इन द ट्राइफेड वनधन क्रॉनिकल, ठीक है। तो जो उनकी उपलब्धि है उनके संदर्भ में दस्तावेज रेडी किया है उन्होंने, है ना, और उनकी भूमिका को जो है स्वीकारा है कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में ये अपना योगदान दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्रॉनिकल है और वो कैप्चर करता है द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड द स्कीम, ठीक, डिटेल्स ऑफ व्हाट हैज बीन डन, what is being done and the way forward which can be of assistance to the person administering the scheme in future in an attractive and pictorial manner। तो भैया जो भी भविष्य में योजना को संचालित करने वाले व्यक्ति उनके आकर्षक और चित्र में रिप्रेजेंटेशन से, है ना, कि किस तरीके से वो सहायता कर सकते हैं, इसका विस्तृत विवरण वगैरह वहां पर प्रस्तुत किया गया है। ये नॉर्मल सी चीज है। अब ये क्रॉनिकल है वो क्या बताता है ना, तो वो देता है आपका क्या, गिव्स एन इन डेप्थ इलस्ट्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ट्राइफेड which has impacted the life of almost 16 lakh tribals including the MSP, introduction of minimum support price for select forest produce, training imparted, value addition that begin in जो आपका VD BKCS है, new product lines developed, new ideas for packaging and marketing implemented, achievements so far and future plans, and can also serve as an instruction and information manual for officer working for the programs in the future। तो सीधी बात ये है कि भैया ट्राइफेड क्या है, ये जो आपके जो ट्राइबल्स है ना, जो आपके वन में रहने जंगलों में निवासरत जो आपके आदिवासी लोग हैं उनके हितों का संरक्षण करने के लिए उसको बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से इस क्रॉनिकल में बताया गया कि ट्राइफेड की एक्टिविटीज से किस तरीके से इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है। जो 16 लाख आदिवासी उसमें से चुनिंदा जो वन उत्पाद हैं आपके उसमें किस तरीके से एमएसपी की शुरुआत की गई, उनको ट्रेनिंग कैसे दिया गया, उनको वैल्यू एडिशन के बारे में कैसे जो है बताया गया, किस तरीके से नए जो प्रोडक्ट्स है उनको बनाया गया, उनकी पैकेजिंग कैसे करना है, विपणन कैसे करना है, उनको मार्केट तक कैसे पहुंच उसकी सुनिश्चित करनी, कैसे इनकी आय को बढ़ाना है। तो अब तक की जो भी उपलब्धियां हैं है ना उनको वहां पर प्रदर्शित किया गया और भविष्य में भी काम करने वाले लोगों के लिए एक निर्देश और सूचना पुस्तिकों के रूप में एक विचार जो है वो वहां पर प्रदर्शित किए गए जो उनको भी गाइड करते रहेंगे। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे। इसमें ट्राइफेड क्या है वो जानने की जरूरत है जो यहाँ पर बताया गया है। तो ट्राइफेड की जो स्थापना है अगस्त 1987 में किया गया था अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये नेशनल लेवल की आपकी कोऑपरेटिव बॉडी है। इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा आप अपने पास लिख के 2-4 पॉइंट्स है। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इसका वो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ऑफ इंडिया के तहत है। ट्राइफेड जो है आपका जो इसका मैंडेट है दो, ट्राइफेड इज मैंडेटेड टू रिंगिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, यही कीवर्ड है इसका कि ये क्या करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा ट्राइबल का उसके संदर्भ में कार्यरत है आपका, है ना, ऑफ द कंट्री बाय, किस तरीके से संस्थागत स्वरूप देगा किसको, जो ट्रेड करते हैं आपका लघु वनोत्पाद का, है ना, और जो सरप्लस होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का
जो कलेक्ट करते हैं उनको, है ना, और जो कल्टीवेट करते हैं उनके लिए, उसके लिए जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इसको निर्मित किया गया था। जो लघु वन उत्पाद और अधिशेष कृषि उत्पाद के व्यापार को संस्थागत रूप देके उनको क्या करेंगे, उनके हितों का संरक्षण करेंगे। ट्राइफेड जो है प्ले करता है डुअल रोल, है ना, बोथ अ मार्केट डेवलपर एंड अ सर्विस प्रोवाइडर। मतलब मार्केट डेवलपर भी है ये आपका, और दूसरा सेवा प्रदाता की भी भूमिका में भी यह एम्पावर करता है उनको, किनको, ये ट्राइबल्स को, किस संदर्भ में, ये जो आपके फार्मर्स एंड ट्राइबल्स से पिछड़े लोग हैं, तो नॉलेज के बेस पे, और उनको टूल्स भी प्रदान करता है बेटर ऑपरेशंस के लिए इन अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैनर, और वहां पर भी सहायता प्रदान करता है कि किस तरीके से वो डेवलप करेंगे अपने मार्केटिंग अप्रोच को। ट्राइफेड जो है इन्वॉल्व है एक्टिवली, सक्रियता से इन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम करता है ट्राइबल पीपल के, वो आपका थ्रू एसएचजीज, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। ट्राइफेड जो है एंगेज है आपका ट्रेनिंग में भी ट्राइबल्स के कई सारी क्रियाविधियों में, सो दैट दे कैन इफेक्टिवली कैरी देम आउट। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इसमें टोकेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, टीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। यहां पर आरबीआई ने अभी एक्सटेंड कर दिया है इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए डेट को, जो कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन नॉर्म्स है उसको 6 मंथ के लिए टाइम दे दिया है, जून 2022 तक के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे बैंक ये बोल रहे हैं कि भैया हम तैयार नहीं है नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमको लगाने के लिए अभी उसके लिए मतलब फंड की जरूरत पड़ेगी, अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है, तो उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसको जो है थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। ये यहाँ पर मुद्दा है ना, और ये आपका साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है ना। तो अब आप देख रहे हैं कई सारे जो है साइबर अपराध होते हैं, और साइबर सिक्योरिटी हमारा सीधा सीधा मुद्दा है, ठीक है ना। और यहां पर जो है की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तो यहां पर कई सारे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, है ना, और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एंटिसिपेट किया है डिसरप्शन इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉम जनवरी 1 व्हेन द न्यू रूल्स, जो नए रूल है आपके, वर टू ओरिजिनली किक इन, है ना। तो यहां पर जो है उन्होंने बताया है कि व्यवधान पड़ सकता है, इसमें कोई समस्या आ सकती है, इसलिए थोड़ा टाइम मांगा है। तो नए जो गाइडलाइंस के हिसाब से बोला जा रहा है कि जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जब आप लोग यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसकी जो है आपकी सारी जानकारियों को स्टोर कर लेते थे, तो अब नहीं कर पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म में, और उसी को रिप्लेस करने के लिए ये टोकन सिस्टम लाया गया है, ताकि सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके कंज्यूमर्स की। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लीडिंग बैंक्स हैं उनने तो बोला कि भैया हम रेडी हैं इसके लिए, स्विच ओवर के लिए, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक है। लेकिन जो और अन्य जो आपके अंशधारक है यहाँ पर, स्टेक होल्डर्स है, हितधारक, मोस्टली जो उसमें से मर्चेंट्स है, उन्होंने आर्ग्यू दिया कि ये सिस्टम भैया अभी बनाने के लिए हमको टाइम लगेगा, नया रिजीम जो है अडॉप्ट करने के लिए, है ना। तो ये नॉर्म्स को जो है मानदंड को प्रभावी होने के लिए जो समय मांगा भैया हमको समय लगे, इनको समय ज्यादा चाहिए। रोज जो है फ्रॉड हो रहा है उससे समस्या नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर वहां पर जो है उसकी भरपाई कर रहा है। तो यहाँ पे टोकेनाइजेशन क्या है और ये क्या नई गाइडलाइंस आई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सितंबर 2021 में आरबीआई ने प्रोहिबिट किया मर्चेंट्स को, बोला कि आप जो स्टोर करते हो डेटा वगैरह, कस्टमर्स का कार्ड की डिटेल, वो अब नहीं करोगे आप, ठीक है ना। और ये जो है 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। उसके लिए मैंडेट बनाया उन्होंने कि भैया कार्ड ऑन फाइल एक जो है टोकनाइजेशन विधि चालू करो, जिसमें जो कार्ड स्टोरेज आप जो है वहां पर करो, ताकि मर्चेंट के पास वो जानकारी ना जाए, है ना। तो ये डोमेस्टिक और ऑनलाइन परचेज पर लागू हो रहा था, ये अनिवार्य कर दिया था उन्होंने, इसी को टोकनाइजेशन बोला गया। अब टोकनाइजेशन क्या है, तो रिप्लेसमेंट है किसका, एक्चुअल क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स को क्या करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। ये आपका अल्टरनेट जो कोड होता है उसके द्वारा इसको वहां पर यूज किया जाएगा, उसी को टोकन बोला जा रहा है। ये यूनिक होगा फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन, रिक्वेस्टर एंड डिवाइस के बीच में, ठीक है। ये जो टोकनाइज्ड आपका कार्ड है, ट्रांजैक्शन है, इसको कंसीडर किया जाता है सेफर एज द एक्चुअल कार्ड डिटेल्स आर नॉट शेयर्ड विद द मर्चेंट ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सीधी बात है, मर्चेंट के पास आपकी जानकारी नहीं जाएगी, तो आपका कार्ड सेफ है। इसके बाद कस्टमर जो है हु डू नॉट हैव द टोकनाइजेशन फैसिलिटी विल हैव टू की, मतलब इन देयर नेम 16 डिजिट कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और सीवीवी। तो सीधी बात बोल रहे हैं, जो टोकन यूज नहीं करेंगे उनको बार बार फिर अपना कार्ड सेव नहीं होगा, तो हर बार कार्ड नंबर डालिए, सीवीवी डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए और अपना ट्रांजैक्शन करिए, वो भी ठीक है आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से। मतलब अगर आप टोकन का यूज नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे, क्योंकि हम समय बचाने के लिए करते हैं कि कार्ड सेव है, बस तुरंत सीवीवी डाला और वहां से ट्रांजैक्शन हो गया। दिस कुड बी cumbersome exercise and may impact transaction value, especially when done through stored card. In case of multiple cards, each will have to tokenize. तो सब एक से अधिक कार्ड होने में प्रत्येक को टोकन देना होगा, है ना। और ये जो है आपका बोझिल काम इसलिए लग सकता है लोगों को, क्योंकि भैया इसमें बोला जा रहा है कि लेन देन का मूल्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब कार्ड सेव रहता है तो उनका बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो लगभग 5 मिलियन आपके कस्टमर है हु हैव स्टोर्ड देयर कार्ड डिटेल्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उन्होंने अपने कार्ड को ट्रांजैक्शन के लिए सेव कर रखा है वेरियस प्लेटफॉर्म में, कुड बी इंपैक्टेड, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है ना। इफ द ऑनलाइन प्लेयर्स एंड मर्चेंट्स
आर नॉट एबल टू इंप्लीमेंट द चेंजेस एट देयर बैकएंड। तो अगर वो बैकएंड में जो आपके मर्चेंट्स वगैरह वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज नहीं करेंगे तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर और जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं वो जो है इसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और इसमें ये बोला जा रहा है कि जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो स्टोर्ड कार्ड्स के थ्रू खुद ही पेमेंट ले लेते हैं आजकल। ऑल्सो हैव टू अडेयर टू न्यू रूल्स, तो उनको भी जो है इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। नाउ विद द लेटेस्ट एक्सटेंशन जो आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है सिस्टम को कि बोले कि भैया ये सब रेडी हो जाएंगे, इसके लिए इनको जो है ये आपका बफर टाइम दे दो, इनको 6 महीने का टाइम दे दो। वाइल 90% ऑफ बैंक्स आर रेडी, अभी भी रेडी है 90% जो बैंक्स हैं, है ना, जो आपके वीजा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मास्टर कार्ड जो है अभी तक जो है इज एट टू कैच अप। जो आरबीआई है उसने बैन भी किया है मास्टर कार्ड को, है ना, इशू करने के लिए नए कार्ड्स ऑन जुलाई 14 दिस ईयर फॉर नॉट कंप्लाइंग विद डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट। अब ये यूरोप के संदर्भ में एक बिल आया था, ठीक है। ये डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रोमिनेंट आज की डेट में मुद्दा है, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सारी चीजें हमारी ऑनलाइन है, कभी भी उससे जो है पूरा की पूरी जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लगातार देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मास्टर कार्ड को वहां पर प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि वो जो डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नॉर्म्स है, उसको वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा था। इवन एज जो आपका COF कन्वर्जन की बात कर रहे हैं टू अ टोकनाइज्ड number is being done, the system is not geared up for processing the token as merchants are not ready at their end, ठीक है ना। तो व्यापारी अपनी ओर से तैयार नहीं है, ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इसमें फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स की बात की जा रही है। तो अभी ये देखिए फिर से जीएस पेपर 3 है और ये आपका हरित ऊर्जा के अंतर्गत एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने कार निर्माताओं को, जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं, उनको वाहनों में जो है आपके फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन्स पेश करने की एक सलाह जारी की है। तो यहां पर एक इवेंट को एड्रेस कर रहे थे मंत्री जी और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इनकरेज द यूज ऑफ ग्रीन एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ये है हमारे लिए कीवर्ड। अब फ्लेक्स फ्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल फ्यूल है ये अल्टरनेटिव फ्यूल है जो आपका बनाया जाता है कॉम्बिनेशन से गैसोलीन और मेथेनॉल और एथेनॉल। और हमारे यहाँ क्या गन्ना वन्ने के संदर्भ में आप लोग जो आपकी शुगर मिल है वहां सुनते हैं क्या कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह की बात करते हैं हम लोग, कुछ नॉर्म्स भी है हमारे यहाँ, है ना। तो बताइए जरा वो क्या है जो हमारी सरकार का इनिशिएटिव है। इसके बाद जो इंजन है व्हीकल का वो कैपेबल होगा बर्निंग, किसी भी मतलब बर्निंग के लिए बात करें, एनी प्रपोर्शन ऑफ द रिजल्टिंग ब्लेंड इन इट्स कंबशन चैम्बर, है ना। अब उसके बारे में टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं। अब ये जो फ्यूल इंजेक्शन होगा और स्पार्क होगा, जो टाइमिंग होगा, आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, वो जो है अपने ऑटोमेशन से ही एडजस्ट हो जाएगा इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्चुअल ब्लेंड डिटेक्टेड बाय द फ्यूल कंपोजिशन सेंसर। तो जो फ्यूल कंपोजिशन सेंसर होगा तो जो एक्चुअल ब्लेंडिंग जो उसको रिक्वायरमेंट होगी वो उसको खुद ही जो है डिटेक्ट कर लेगा, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना। एफएफबी की जो बात कर रहे हैं ये डिफरेंट है आपका बायोफ्यूल जो हम यूज करते हैं, बायोफ्यूल जो आपका व्हीकल्स होता है उससे डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, जो बायोफ्यूल आपका बाई लिखा है ना, बायो नहीं है वो आपका बायोफ्यूल व्हीकल है। 2 फ्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेपरेट टैंक्स, 2 सेपरेट टैंक में स्टोर करते हैं, फिर इंजन रन करता है ऑन 1 फ्यूल एट अ टाइम। तो एक टाइम पे एक ही फ्यूल पे रन करता है, लेकिन वो जो है अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। हाइब्रिड जो आप लोग गाड़ियां सुनते होंगे उसके संदर्भ बता रहे हैं। अब जो मोस्ट कॉमन कमर्शियली अवेलेबल एफएफबी है आपका वर्ल्ड मार्केट में वो एथेनॉल फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल है, ठीक है ना। इसमें लगभग 60 मिलियन ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स और लाइट ड्यूटी ट्रक्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हैं एंड बेचे भी जा चुके हैं वर्ल्ड वाइड। कब तक? मार्च 2018 तक। ये व्हीकल्स जो है सबसे ज्यादा जो अभी सक्सेसफुली जहां पर चलाए जा रहे हैं वो ब्राजील में चलाए जा रहे हैं। और एफएफबीज जो है वो पीपल को ऑप्शन देता है स्विच करने के लिए, फ्यूल बेस्ड इन द प्राइस एंड कन्वीनियंस। बिल्कुल ठीक बात है, लागत प्रभावी भी है वो और ईंधन बदलने का एक विकल्प भी प्रदान कर रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स जो है बेचे जाते हैं ब्राजील में वो एफएफबी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है, इनिशिएटिव है। इसके बाद जो एडवांटेज है इंडिया के लिए वो बताया जा रहा है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक अलग तरीके का बेनिफिट जो है ये हमारे देश को देगा। कैसे? द व्हीकल विल अलाउ द व्हीकल्स टू यूज द डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ एथेनॉल मिक्स पेट्रोल विच आर अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री एज अपोज टू द करंट रेगुलेशन। पहली चीज है ना, वर्तमान विनियमन के विपरीत देश भर में उपलब्ध होगा ये,
है ना, पेट्रोल के विभिन्न मिश्रणों का उपयोग करने की अनुमति देंगे, तो है ना, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू जो पेट्रोल में ब्लेंडिंग देखते हैं हम लोग, नॉर्मल सी चीज है। अब दूसरा, करंट रेगुलेशन जो है वो अलाउ करता है मिक्सअप करने के लिए 10% एथेनॉल पेट्रोल में, बट ड्यू टू शॉर्टेज इन सप्लाई एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन जो चैलेंजेस है, उसमें 10% ब्लेंडेड जो पेट्रोल को किया जाता है वो अवेलेबल है केवल 15 स्टेट्स में, है ना, तो वहां फायदा होगा। उसके बाद ये जो FFVs है would be allowing the vehicles to use all the blends and would run on unblended fuel as well, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो रिड्यूस करना है भैया, ये कीवर्ड है आपका, यूज ऑफ पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड कटिंग डाउन हार्मफुल एमिशन, फिर वही क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, ठीक है ना। तो सिंस इंडिया हैज सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ कॉर्न भी है हमारे यहाँ, शुगर भी है आपका और व्हीट भी है, तो मैंडेटरी जो ब्लेंडिंग है एथेनॉल प्रोग्राम की वो भी हेल्प करेगा यहाँ पर फार्मर्स को, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी वहां पर, है ना, और वही जो हमारी डबलिंग करनी है हमको फार्मर्स की इनकम, तो वहां भी कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है NIA से रिलेटेड है, और जो NIA है हमारा, तो ये आपका इसमें एक चार्जशीट फाइल की है अगेंस्ट 3 accused in connection with the recovery of an improvised explosive device at Bhatinda in JNK इन जून दिस ईयर। तो ये नॉर्मल सी न्यूज है कि चार्जशीट दायर की है और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस किसी के पास जो बरामदगी हुई है उसके संदर्भ में। अब हमको ये जानना है कि INA करता क्या है, इशू क्या है। तो जांच के दौरान ये पाया गया था कि पाकिस्तान में उनके कनेक्शन थे, पाकिस्तान के आकाओं से वो निर्देश प्राप्त कर रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, और फिर भारत सरकार के खिलाफ वही करेगा जो पाकिस्तान जीवन भर से करता आ रहा है, युद्ध छेड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों और जो आपके पब्लिक प्लेसेस थे उनको निशाना बनाने के लिए कश्मीर में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, ऐसी साजिश जो है वहां पर चल रही थी, तो उनको पकड़ लिया गया। अब NIA के बारे में जानना जरूरी है, तो ये आपका एक तो काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, ये स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत एजेंसी है जो भारत में आतंकवाद विरोधी कार्यबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे CBI में आप देखते हैं कि किसी स्टेट में जाना है तो स्टेट से बिना कंसेंट लिए वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसको स्पेशल पावर है, ये सेंट्रल का डोमेन है। और दूसरी चीज, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो बोला जाता है कि भैया किसी भी राज्य में बिना किसी विशेष अनुमति के, राज्यों से संदर्भित नहीं है वो आपका, राज्यों से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आतंकवाद का विषय होगा तो वो जाके वहां अपराध से निपटने का उसको अधिकार दिया गया है, प्राधिकार दिया गया है। दूसरा मेन पॉइंट। तीसरा, ये अस्तित्व में कब आई, तो 2008 में एक्ट लाया गया NIA का, कब, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिसंबर 2008 में इसको पास किया गया, जब हमारे यहाँ मुंबई में जो अटैक हुआ था 26/11 का, उसी के बाद बनाया गया, ठीक है ना। तो ऐसा जो आपका एक ये जो हमला हुआ, तो उसमें क्या पता चला कि भारत में जो अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था 2008 के पहले, तो वो हमारा उतना कैपेबल नहीं था ना आतंकवाद को रोक पाने के लिए, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और एक विशेषीकृत एजेंसी बनाने की आवश्यकता हमको वहां पर महसूस हुई, तब हमने NIA का गठन किया, क्योंकि हमारी क्षमता की विफलता का वहां पर खुलासा हुआ था, ठीक है, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड आपकी एजेंसी बनाई गई। हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली में है, और इसकी ब्रांचेस जो है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, कोलकाता, रायपुर, जम्मू और मुंबई में। इसका एम क्या है, तो आपका यहां पर थॉरली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ये आपकी, जो मैच करेगी वर्ल्ड की बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, है ना, तो उस तरीके की इसको क्या बनाना है, एजेंसी बनाना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है कि ये सेट करेगा स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का मानक इन काउंटर टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संदर्भित और भी मुद्दे होंगे तो वहां भी एट द नेशनल लेवल बाय डेवलपिंग इनटू अ हाईली ट्रेन्ड पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्कफोर्स। इसका एम जो है क्रिएट करना है डेटरेंस की बात कर रहे हैं फॉर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप /इंडिविजुअल्स। इसका जो एम है वो डेवलप करना है एज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम वहां पर कोई एक्शन ले पाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जो आपका मीनदम मंजप्पाई योजना है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बैन करने के लिए लाया गया है ये आपका, ठीक है ना। तो ये जो है आपके चीफ मिनिस्टर जो है MK स्टालिन, उन्होंने लॉन्च की है ये स्कीम प्रमोट करने के लिए कि जो आपका क्लॉथ बैग्स है आपका, है ना, जो क्लोथ बैग्स होते हैं उनका यूज किया जाए जनरल पब्लिक के द्वारा और डिस्करेज किया जाए प्लास्टिक बैग्स को, विच हैव बिकम रैम्पेंट इन द स्टेट ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो यहां पर स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, तो जनता के द्वारा जनता को प्रोत्साहित करने के लिए कि भैया सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करिए, क्योंकि वो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के द्वारा जो है शरीर में जो है उसकी उपस्थिति देखी जाती है, पशुओं में भी और मनुष्यों में भी, है ना। गायों की और पशुओं की बहुत सारी मृत्यु हो जाती है ना, जब वो खाना खाते हैं, हम जो पॉलिथीन भेजते हैं तो पॉलिथीन उनके अंदर जाके फंस जाती है ना, ठीक है, उस तरीके की चीजों को एड्रेस करने के लिए। तो और वैसे भी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है,
ठीक है ना। तो ये जो है आपका धीरे धीरे विघटित होता है और जो है मिट्टी में भी अगर मिल गया तो वो फिर पानी का भी संदूषण करता है, सॉइल में भी जो है आपका पॉल्यूटेंट का काम करता है, तो बहुत सारे इसके नेगेटिव इंपैक्ट है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी बैन किया था। वही मुद्दा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लॉथ जो बैग्स है उनको प्रमोट करने के लिए पब्लिक के बीच में और डिस्करेज करने के लिए जो यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स है उसके लिए जो है यहाँ पर राज्य में वर्षों से बड़े पैमाने पर जो है प्रयास करते आए हैं, है ना। तो इस योजना के द्वारा भी वही किया जा रहा है। अब ये जो कैंपेन है आपका वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया है आपका, ठीक है ना। ये कैंपेन जो है ना जाना जाता है आपका मीन दम जो आपका मंजपाई जो आपका विजी पुनरवु इयक्कम के नाम से, पीले कपड़े के थैले पर वापस जागरूकता के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्देश्य वो क्या है कि जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, उसको हतोत्साहित किया जाए, रिड्यूस किया जाए, जो आपका इरिपेरेबल डैमेज करता है एनवायरमेंट में भी और नेचुरल रिसोर्सेज में भी। तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी बैन कर रखा है 14 टाइप के आपके प्लास्टिक मटेरियल को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है, तो आप जैसे सामान लेके आते हैं, सब्जी लेके आए कोई चीज, तो सबसे ईजी होता है कि जो आपका प्लास्टिक है ना, जिसको पन्नी बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक है, उसको हम उस पे जो है उस सामान को लेके आते हैं और जब यूज हो गया तो उसी पे हम जो है उस चीज को फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये जो है लंबे टाइम तक जो है हमारे एनवायरमेंट में रहता है, ठीक है ना। तो जो केवल एक बार ही उपयोग करके फेंक दिया जाता है, जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, रिसाइकल नहीं किया जाता है, उसको सिंगल यूज जो है प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे आपका इस देखते होंगे प्लास्टिक बैग है, स्ट्रॉ है, कॉफी स्टरर है, सोडा पानी की बोतल वगैरह होती है, जो मैक्सिमम हमारे खाने की चीजें आती है वो भी प्लास्टिक में होती है, तो वो संदर्भित है ना इससे, सिंगल यूज प्लास्टिक से। वी प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी ईयर। और एक बात जान लीजिए कि ये पानी में भी जाता है ना, तो वहां पर मरीन पॉल्यूशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इसमें से अधिकांशतः रिसाइकल्ड नहीं होते। इट्स ऑब्वियस दैट वी नीड टू यूज लेस प्लास्टिक, तो ये पता है ये हमको कम यूज करना चाहिए, लेकिन उसका विकल्प भी तो होना चाहिए। तो ये एक मूव फॉरवर्ड है हमारा किसके तरफ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ, एंड सर्विस एंड कम अप विद टेक्नोलॉजी दैट रिसाइकल्स प्लास्टिक मोर एफिशिएंटली। तो भैया या तो हम ये तरीका ढूंढ ले कि किस तरीके से उसका जो है चक्रण किया जा सके, पुनर्चक्रण किया जा सके, ठीक है। और फिर या तो फिर हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसे आयाम, कुछ ऐसे विकल्प की तरफ चले जो इसका विकल्प तैयार कर सके, तो उसी के विकल्प की तरफ ये आपका एक इनिशिएटिव है। अब ये जो पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक होता है ये आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है और लगभग जो है इसमें से मैक्सिमम जो पार्ट होता है लैंडफिल के रूप में चला जाता है, जो आपका दफन हो जाता है ना भूमि में, और इट गेट्स इनटू द वाटर एंड फाइंड्स इट्स वे इनटू द ओशन। तो ये वाटर में जाता है, फिर वहां से वो आपका सागरों में जाता है और सागरीय प्रदूषण में भी अपना जो है वहां पर रोल जो है वो निभाता है। अल्दो प्लास्टिक विल नॉट बायोडिग्रेडेबल, लेकिन डिकम्पोज हो जाता है ये नेचुरल सब्सटेंसेस की तरह, जैसे सॉइल ऑयल में, तो इट विल डिग्रेड। अब जब वहां पर वो मिल जाएगा मिट्टी में, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो सॉइल को भी तो डिग्रेड करेगा इनटू टीनी पार्टिकल्स आफ्टर मैनी ईयर्स। तो वहां पर मिट्टी को भी जो है वो क्या करेगा, वहां पर प्रदूषित कर देगा। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इट रिलीजेस टॉक्सिक केमिकल्स। तो भैया जब ब्रेक डाउन होगा इसका तो टॉक्सिक केमिकल्स निकलेंगे, है ना। तो वो आपका किस में, फूड और वाटर सप्लाई में भी वहां से क्या हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। फिर वही बायो जो है आपका एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, उसी से संदर्भित है। ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है आर नाउ बीइंग फाउंड इन आवर ब्लड स्ट्रीम एंड द लेटेस्ट रिसर्च हैज फाउंड देम टू डिसरप्ट द एंडोक्राइन सिस्टम। इसके किस तरीके के नुकसान बता रहे हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम में ये जो है आपका अवरोध उत्पन्न करता है, कार्सिनोजेनिक भी है, इनफर्टिलिटी भी है, जो है आपका ये वहां पर भी अपनी भूमिका निभाता है, बर्थ डिफेक्ट्स भी इसके कारण होते हैं, इंपेयर्ड इम्यूनिटी भी होती है और कई सारे और भी आपके इससे बीमारियां होती है ना। तो यहाँ पर 2019 में भी हमारी संघ सरकार ने यहाँ पर बोला था कि इंडिया को जो है 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करना है, तो अभी तक तो हो नहीं पाया, अब देखते हैं, अभी एक साल बचा है। हैड लेड आउट अ मल्टी मिनिस्ट्रियल प्लान टू डिस्करेज द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो समुदाय की भागीदारी सबसे आवश्यक होती है किसी भी योजना के लिए, तो हम सबको इसके लिए आगे आना पड़ेगा, है ना, सरकार के साथ साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर फेज है वो यहाँ पर रिलेटेड है आपका एमसीक्यू से। तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड है और आपने देखा होगा उड़ीसा में जो आपका गंजम कोस्ट है, ठीक है ना,
वहां से रिलेटेड है आपका गहिरमाथा वगैरह, आप लोगों ने सुना होगा, इंपॉर्टेंट है ये, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। और इसके बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। पहला ये कि जो ओलिव रिडले टर्टल्स है ये स्मॉलेस्ट है और मोस्ट अबंडेंट है ऑल सी टर्टल्स के अंतर्गत जो वैश्विक स्तर पर पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये आपका जो इनका इनहैबिट की बात कर रहे हैं कि ये कहां पर पाए जाते हैं, तो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में ये आपके रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ये जो टर्टल्स है अलॉन्ग विथ देयर कजिन्स जो है उनके कैम्स रिडले टर्टल, तो आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग, जिसको अरीबाडा बोला जाता है, वही गहिरमाथा गंजम कोस्ट पे, वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर इनका चित्र भी दिखाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एमसीक्यू है, सो पूछा जा रहा है कि पीएन पनिकर जो है उनसे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है वो बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि ये जो है आपके वो जाने जाते हैं फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट के संदर्भ में, केरला के संदर्भ में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि 19 जून उनकी पुण्यतिथि है, 1996 से केरल में जो है पठन दिवस या वायनादिनम के रूप में मनाई जाती है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और हाल में ही जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने जो इनकी प्रतिमा का जो है तिरुवनंतपुरम में लोकार्पण किया है, इसलिए ये न्यूज में था, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और तीसरा ये कि पनिकर जी ने जो आपका 1945 में 47 ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ जो आपका तिरुविथामकूर ग्रंथशाला संगम है उसके गठन का नेतृत्व किया था। तो सारे के सारे यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें तबलीगी जमात से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ट्रू है आपका। तो पहला ये कि ये आपका कंजर्वेटिव मुस्लिम और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है कि ये आपके सिया इस्लामिक मिशनरी आंदोलन है, ये गलत है आपका, सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है ये आपका, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए तो आंसर वैसे भी मिल जाता। तीसरा ये है कि इसका जो लिटरल मीनिंग है, इसका अर्थ है विश्वास फैलाने वाला समाज, तो 1 और 3 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है उसको देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें पूछा जा रहा है कि जो पैक्सलोविड है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट है जो ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो लिखा गया है कि ये जो दवा है शुरुआती कोविड-19 संक्रमण का इलाज करने का एक जो है आपका तेज तरीका है, हालांकि इसकी प्रारंभिक आपूर्ति जो है बेहद सीमित होगी, एक्सट्रीमली लिमिटेड भी बोला गया है इसके सप्लाई को। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है ना। और यूएस फार्मा जाइंट जो फाइजर है उन्होंने जो है इसके आपातकालीन उपयोग जो है उसके मतलब ये किसका है, जो आपका जाइंट है आपका फार्मा जाइंट यूएस फाइजर का, तो उसके जो है आपके उपयोग के लिए जो है उसको यहाँ पर प्राधिकार प्राप्त हुआ है, इसलिए ये न्यूज में है। दूसरा ये कि ये आपका एंटीवायरल कोविड-19 ट्रीटमेंट है ना कैंडिडेट, ये एक एंटीवायरल कोविड-19 उपचार उम्मीदवार है जिसे कम खुराक वाली एचआईवी दवा रिटोनवीर के संयोजन में प्रशासित किया जाता है ना। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो है कि जो पैक्सलोविड है इसको यूज किया जा सकता है ट्रीट करने के लिए एडल्ट्स को विद कोविड-19 हु डू नॉट रिक्वायर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड हु आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू सीवियर डिसीज, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो ऑल ऑफ द अबव, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो एसिग्मा है आपका उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है आपका। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इसका मतलब क्या है, ये स्टैंड करता है फॉर आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो पहला आपका स्टेटमेंट है ठीक है। दूसरा ये न्यू जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो डेवलप की गई है एंटायरली इन हाउस बाय टीम ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ऑफ द आर्मी, तो दूसरा भी बिल्कुल ठीक है आपका। तीसरा ये कि ये आपका वैरायटी जो है इसमें ऑफ कंटेम्प्रेरी फीचर्स की इसमें इंक्लूड की गई है, जिसके अंतर्गत मल्टी लेवल सिक्योरिटी, मैसेज प्रायोरिटाइजेशन एंड ट्रैकिंग वगैरह की भी संदर्भ है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। और ये जो है एप्लीकेशन जो है ये आपका आर्मी के अंतर्गत ये हार्डवेयर है, तो सिक्योरिटी के संदर्भ में बहुत ज्यादा बढ़िया है ये आपका। तो इसके तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।